आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर की जिसको मरे हुए 180 साल हो गए हैं, लेकिन उसका चेहरा आज भी मौजूद है। हम आज भी उसे वैसा ही देख सकते हैं जैसा वो आज से 180 साल पहले नजर आया करता था। इसके पीछे का कारण है इस शख्स के कारनामे, जिसकी वजह से इसका शरीर आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, जो लोगों को ये सीख देता है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे वीडियो में आखिर तक जरूर बनी रहिएगा। इस जुर्म की कहानी की शुरुआत होती है पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का ये सीरियल किलर अपने समय का सबसे खतरनाक मुजरिम था, जिसने कई लोगों को मौत की घाट उतारा। ये सीरियल किलर साल 1810 में स्पेन के एक शहर गैलिसिया में पैदा हुआ। इसका नाम था डियोगो एल्विस। ये बहुत ही गरीब परिवार से था, जिसने अपना बचपन गरीबी में गुजारा। जब डियोगो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने केवल 13 से 14 साल की उम्र में ही उसे स्पेन से पुर्तगाल भेज दिया ताकि वो 2 पैसे कमाए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन उस समय एक बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ आने के बाद वो काम की तलाश तो करता है, मगर उसे कोई स्थायी और ढंग का काम नहीं मिलता। उसे कभी झाड़ू लगाने का काम मिलता है तो कभी बोझा उठाने का। फिर उसकी मुलाकात राजधानी लिस्बन में कुछ ऐसे लोगों से होती है जो बिना कोई मेहनत का काम किए अच्छे पैसे कमाते हैं और उन पैसों की बदौलत अच्छी जिंदगी जीते हैं। जब उसने उन लोगों के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि ये लोग छोटे मोटे अपराध करते हैं और उसी से मिले पैसे से अपनी जिंदगी आराम से गुजारते हैं। लोगों को लगा कि ये तो पैसा कमाने का आसान तरीका है, जिससे कि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। बस यहीं से उसने अपनी जिंदगी में अपराध के रास्ते पर चलना शुरू किया। वो लोगों से लूटपाट करता, उनसे पैसे निकलवाता और उस पैसे की बदौलत आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन छोटे मोटे अपराध करने से पैसा भी छोटा मोटा ही मिलता था। कुछ दिन बाद फिर वही कड़की के हालात हो जाते। इससे परेशान होकर उसने सोचा कोई बड़ा काम किया जाए ताकि कुछ दिनों तक कुछ करने की जरूरत ना महसूस हो। उन दिनों लिस्बन में शहर में एक बड़ा पुल हुआ करता था। पुल का नाम अग्वास लिब्रेस इक्वेटर, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी, जबकि ऊंचाई कुतुब मीनार से थोड़ी ही कम थी, लगभग 213 फीट। ये पुल लिस्बन शहर को बाहर से जोड़ता था। इस पुल का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते थे जो किसान होते थे। वो समूह में या अकेले लिस्बन शहर में आते तो सामान लेकर आते थे और माल बेचकर वापस चले जाते थे। कई बार कुछ किसानों का सौदा देर से बिकता था तो वो अपना माल बेचकर अकेले ही शहर से बाहर जाया करते थे। डियोगो एल्विस कुछ दिन तक पुल से आने जाने वाले लोगों की निगरानी करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि शाम को लौटते वक्त जो भी किसान अकेला जाता हुआ दिखेगा वो उसे अपना टारगेट बनाएगा। इसके बाद डियोगो पुल के पास घात लगाकर बैठ जाता था। जो भी अकेला आता हुआ किसान उसे नजर आता था वो चाकू दिखाकर उन्हें लूट लेता था और इसके बाद इन्हें पुल से नीचे फेंक देता था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना मुश्किल था। अपराध करने के लिए डियोगो ने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया, लेकिन ये रोज रोज किसानों को अपना शिकार बनाकर पैसा नहीं लूटता था, बल्कि लूटे हुए पैसे को वो इस्तेमाल करता। कुछ दिन में जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर वो दोबारा उस पुल के पास आकर शिकार की तलाश करता। उसकी जिंदगी तो बड़े मजे से कटने लगी। जिन हट्टे कट्टे किसानों ने उसका विरोध किया, डियोगो ने उन्हें चाकू मार दिया और फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो किसान समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाते थे, उनके परिजन सोचते थे कि शायद वो कहीं किसी काम की वजह से रुक गए होंगे। लेकिन जब बाद में भी उनकी कोई खबर नहीं मिलने पर उन किसानों के परिजन परेशान हो जाते थे। धीरे धीरे इस तरह गायब होने वाले किसानों की संख्या 20 से 30 हो गई। अपनी शिकायत लेकर ये सभी किसानों के फैमिली मेंबर्स लिस्बन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायतों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस समय पुर्तगाल में खेती बाड़ी घाटे का काम साबित हो रहा था, जिसकी वजह से कई किसान आत्महत्या भी कर रहे थे। पुलिस को लगा कि शायद इसी वजह से इन किसानों ने आत्महत्या कर ली होगी। इस बीच कुछ लोग पुल से नीचे गुजरे तो उन्हें कुछ डेड बॉडी मिली। जब उन डेड बॉडीज को रिकवर किया गया तो उनकी पहचान की गई, तो ये सच्चाई सामने आई कि ये वही किसान है जो कुछ दिनों पहले गायब हुए थे। लेकिन डियोगो की किस्मत अच्छी थी कि ये सभी डेड बॉडी उन किसानों की थी जिनके साथ उसने कोई हाथापाई नहीं की, बल्कि सीधे सीधे धक्का देकर पुल से नीचे फेंक दिया। इन लाशों को देखने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि शायद इन किसानों ने आत्महत्या कर ली होगी। इसके बाद कुछ महीने और बीते, लेकिन किसानों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। धीरे धीरे गायब होने वाले किसानों की संख्या 40 से 50 तक पहुंच गए। इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों के परिजन पुलिस के पास पहुंचने लगे और जब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सरकार के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस पुल को बंद करवाकर उसके नीचे से ऑल्टरनेट रास्ता तैयार करवा दिया। जैसे ही पुल के ऊंचाई वाले रास्ते को बंद किया गया, किसानों के गायब होने का सिलसिला भी बंद हो गया। इसके बाद पुलिस ने ये बात भी नोटिस की कि जितने भी किसान गायब हुए थे, उनमें से कुछ किसान ऐसे भी थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से उनके लिए आत्महत्या करना पॉसिबल नहीं था। इस फैक्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की गहराई से छानबीन शुरू की। उसने पुल के आसपास खोजना शुरू किया।
तब पुलिस को उस पुल के आसपास ऐसी भी डेड बॉडी मिली जिन पर चाकू से वार किया गया। इन डेड बॉडीज को देखने के बाद पहली बार पुलिस को ये मानना पड़ा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पुलिस ने सभी किसानों के परिजनों से संपर्क किया और उस गुमनाम कातिल को खोजने की कोशिशें शुरू की और इसे नाम दिया गया द एक्वाटिक मर्डरर। ये सभी घटनाएं साल 1836 की हैं, जब केवल 6 महीने के भीतर ही डियोगो ने लगातार किसानों की हत्या की और उन्हें लूटा। लेकिन जब पुलिस की सख्ती बढ़ी तो उसने आने वाले 3 सालों तक चुप बैठे रहना ही ठीक समझा और इतने समय तक उसने कोई भी क्राइम नहीं किया। बाद में इस पुल को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन इस पर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई। पुल के एक बार फिर खुल जाने से डियोगो क्राइम करने के लिए मौके की तलाश कर रहा था, मगर टाइट सिक्योरिटी की वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। तब उसने अपने दिमाग के घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार डियोगो ने जो प्लान बनाया वो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसने ये सोचा कि अब वो ये सारे क्राइम अकेले ना करके अपने ग्रुप में करेगा, अपना एक गैंग बनाएगा। उसके बाद उसने ऐसे लोगों को तलाश करना शुरू किया जो पैसों की जरूरतों के लिए छोटे मोटे अपराध किया करते थे। उन लोगों के लिए उसने हथियार भी खरीदे और एक गैंग बना लिया। इसके बाद उसने पुल का रास्ता छोड़ दिया, लेकिन लिस्बन शहर के बड़े बड़े अमीरों को उसने टारगेट करना शुरू किया। वो अमीरों के घर के आसपास जाता, वहाँ की जानकारी जुटाता और फिर मौका मिलते ही वो अपनी पूरी गैंग के साथ उस घर पर धावा बोल देता। वो उस घर का सारा कीमती सामान लूट लेते थे। घर में मौजूद सभी सदस्यों को बड़ी ही बेरहमी से मार देते थे, यानी वो अपने पीछे अपराध का कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहते थे। लगातार हो रहे अपराधों से पुलिस न केवल परेशान थी बल्कि अपराधियों की बड़ी ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी। उधर डिएगो अपने गैंग के साथ अपने अपराधों की लिस्ट बढ़ाता जा रहा था। कई बार तो 2-2 दिन तक लोगों को पता नहीं चलता था कि किसी घर में लूटपाट और कत्ल हो गया है। पेट्रो एंड्राडे लिस्बन शहर के डॉक्टर हुआ करते थे। डियोगो ने डॉक्टर साहब को अपना अगला टारगेट बनाया। एक दिन वो अपने गैंग के साथ डॉक्टर साहब के घर में घुस गया। उस समय डॉक्टर साहब के घर में उनका लड़का, उनके भाई की विधवा बीवी और उनकी 2 बेटियां मौजूद थी, जबकि डॉक्टर घर पर नहीं थे। वो शहर से बाहर गए हुए थे। इन 4 लोगों को सभी लुटेरों ने अपने कंट्रोल में लिया। वो घर का सारा सामान और रुपए पैसा लूटने लगे। लूट खत्म होने के बाद इन 4 को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया और फिर सभी वहां से चुपचाप निकल गए। इस घटना के तुरंत बाद एक आदमी डॉक्टर साहब के घर पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो गया और उसने पुलिस को खबर कर दी। इस बार वारदात के तत्काल बाद पुलिस हरकत में आ गई। शहर से बाहर जाने के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। डिएगो और उसकी गैंग ने दूसरे रास्ते से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी पकड़े गए। पुलिस ने सभी को पकड़कर इनकी तरीके से खातिरदारी की और इनकी तलाशी ली गई तो लूट का माल बरामद हो गया। रुपए, पैसे और गहने इनके पास से निकले। पुलिस ने सभी सदस्यों की कर्म कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये सभी छोटे मोटे अपराधी थे, लेकिन इनके बीच में एक आदमी ऐसा था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो शांत खड़ा था। पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे अपने अंदाज में पूछना शुरू किया। पुलिस की सख्ती के आगे जब डिएगो ने बोलना शुरू किया तो पुलिस के भी हाथ पांव फूलना शुरू हो गए, क्योंकि 3 साल पहले पुल पर किसानों की हत्या का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी कड़ी भी जुड़ती चली गई। पुलिस ने डिएगो का बचपन से लेकर अब तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। डिएगो ने एक्सेप्ट किया कि उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लगभग 70 लोगों को उसने मौत की घाट उतारा है। लिस्बन शहर में जैसे ही ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया। पूरे पुर्तगाल में इस तरह का सीरियल किलर पहले कभी नहीं हुआ। लोगों के मन में इतना गुस्सा था कि वो डिएगो की तत्काल फांसी की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए इसे फरवरी 1840 में अपनी कार्रवाई शुरू की। 1 साल के अंदर ही डिएगो को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 फरवरी 1841 डिएगो की फांसी की तारीख तय की गई। किसानों की मौत के साथ साथ जिन हत्याओं को करके वो निकल चुका था उस पर वो कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन जिस डॉक्टर के परिवार की उसने हत्या की उस जुर्म के लिए उसे फांसी की सजा दी गई। इस खतरनाक अपराधी को फांसी दिए जाने के पहले पुर्तगाल के साइंटिस्ट और डॉक्टर एक अपील दायर की कि डिएगो की मौत के बाद उसके दिमाग की कोशिकाओं पर स्टडी करने की परमिशन दी जाए। ये सभी फेनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें ये देखा जाता है कि इंसान के दिमाग में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो उसके इस तरह के व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। इन सभी को ये स्टडी करने की परमिशन मिल गई। इसके बाद 19 फरवरी को पब्लिक के सामने डिएगो को फांसी दी गई। उसका सिर काटा गया और स्टडी करने वाले साइंटिस्ट और डॉक्टर को दे दिया गया। इस स्टडी का नतीजा क्या निकला उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन बीते 180 सालों से पुर्तगाल की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक सीरियल किलर का सर आज भी कांच के जार में सुरक्षित रखा हुआ है और कोई भी जानकारी से देख सकता है। तो दोस्तों, ये थी पुर्तगाल के सीरियल किलर की कहानी। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।